अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू नसीब कोड स्टूडियो, जहां आप सीखते हैं आईटी एंड सीएस की स्किल्स बिल्कुल इजी एंड प्रैक्टिकल वे में। जब भी आप VS कोड में कोड कर रहे हैं और कोड को इंसर्ट करते वक्त जब भी हम डमी टेक्स्ट इंसर्ट करते तो हमारा जो कंटेंट है वो कुछ इस तरह से आगे की तरफ जा रहा होता। तो अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे मैनेज आइकन की तरफ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर ले सेटिंग्स पे और सर्च करना है अपने वर्ड रैप। वर्ड रैप जैसी सर्च करेंगे यहाँ पे वर्ड रैप हमें मिल जाएगा। आपने इसे ऑफ की जगह ऑन कर लेना है और जैसे आप स्विच करेंगे इसे तो कंटेंट हमारा यहाँ पे एक स्क्रीन के ऊपर मेंटेन हो रहा होता और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यहाँ से गायब हो जाता। अगर कंट्रोल के साथ आप माउस का जो व्हीलर है वो घुमा रहे हो और कुछ इस तरह से जूम इन जूम आउट आपको नहीं मिल रहा, वैसे अगर मैं माउस का व्हीलर घुमा रहा हूँ तो ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग हो रहा। कंट्रोल के साथ माउस का व्हीलर तो जूम इन जूम आउट। अगर आप कंट्रोल प्लस की प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से ऑप्शंस को बड़ा कर सकते हो, जूम कर सकते हो, कंट्रोल माइनस से ऑप्शंस को जूम आउट कर सकते हो। पर हमें यहाँ पे कंट्रोल के साथ माउस व्हीलर से कोड को जूम इन और जूम आउट करना है, सिर्फ वर्किंग एरिया को जूम इन और जूम आउट करना है। तो इसके लिए वापस मैनेज की तरफ जाके सेटिंग्स और यहाँ पे अपने सर्च करना है माउस व्हील जूम। जैसे माउस व्हील जूम सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये जो माउस व्हील जूम है इसे अपने यहाँ से चेक करना है। अगर मैं यहाँ पे अनचेक कर लूँ तो कंट्रोल के साथ माउस का व्हीलर घुमा रहा हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है और जैसे यहाँ पे इसे चेक कर लेंगे, चेक लगा लेंगे इसका, तो कंट्रोल के साथ माउस व्हीलर से ये जूम इन और जूम आउट कुछ इस तरह से हो रहा होता है। इसके अलावा हम राइट क्लिक करते हैं और कमांड पैलेट कंट्रोल शिफ्ट पी अगर हम प्रेस करते तो यहाँ पे टॉगल स्क्रीन मोड है, इनेबल करते हैं। इनेबल करने के बाद ये यहाँ पे आपको दिखा रहा होता है कि मैं कौन से शॉर्टकट कीज़ यूज़ कर रहा हूँ। शॉर्टकट कीज़ अगर आपको सीखने हैं तो वापस आपको मैनेज की तरफ जाना होगा। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कीबोर्ड शॉर्टकट्स नाम का, इसमें आप क्लिक कर ले। क्लिक करने के बाद VS कोड के सारे शॉर्टकट कीज़ आपको यहाँ पे मिल जाने। अब इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ होते हैं जैसे कि लाइन को डुप्लीकेट करना। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H1, ये हमारा हेडिंग 1 रहेगा। अब मान लें इसके बाद मुझे H2 लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H2। अब इस टाइप के मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स चाहिए होंगे या इसके डुप्लीकेट्स निकालने हैं तो इसके लिए मैं अपने कीबोर्ड से ऑल्ट शिफ्ट अप एरो या तो फिर डाउन एरो, ऑल्ट शिफ्ट अप एरो और डाउन एरो से आप लाइंस को डुप्लीकेट कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि मुझे मल्टीपल कर्सर्स बनाने हैं तो मल्टीपल कर्सर्स बनाने के लिए हम ऑल्ट की पकड़ के रखेंगे, कुछ इस तरह से मल्टीपल कर्सर्स बना सकते हैं। ऑल्ट के साथ आपने क्लिक करते जाना है, जहाँ पे क्लिक करेंगे वहाँ पे ये कर्सर क्रिएट करता जाएगा। तो ये टाइम आप मल्टीपल जगहों पे एक साथ चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे H2 की जगह पे H3 लिखना चाह रहा था तो मल्टीपल कर्सर H2 को हटा के H3 लिख लेते। तो एक ही साथ हमने मल्टीपल जगहों पे कर्सर बना ली। इसके अलावा हम यहाँ पे कर्सर रखते, मुझे इसी लाइन में कुछ इस तरह से मल्टीपल कर्सर नीचे की तरफ क्रिएट करना है तो कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो, कुछ इस तरह से भी आप कर्सर्स क्रिएट कर सकते हो। कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो, लेफ्ट एरो और राइट एरो प्रेस करके आप इन कर्सर्स को मूव कर सकते हो, अपने हिसाब से कहीं पे भी रख सकते हो। ऑल्ट के साथ वापस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे पर कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो, तो इस तरह आप मल्टीपल कर्सर्स बना सकते हो। और ये वाले कर्सर्स अगर हमें नहीं चाहिए होंगे तो ऑल्ट के साथ हम इन पे क्लिक कर सकते। क्लिक करने से ये वाले जो कर्सर्स है वो हट जाएंगे और रिमूव हो जाएंगे और यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये कर्सर वापस आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम मल्टीपल कर्सर्स बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे दरम्यान में कुछ लिख रहे हैं जैसे कि H1 की इनसाइड मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज हेडिंग 1। अब मुझे नेक्स्ट लाइन में कर्सर लेके आना है तो नेक्स्ट लाइन में कर्सर लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर उसके बाद एंटर करते हैं। पर अगर आप कंट्रोल के साथ एंटर की प्रेस करते हैं भी आपका जो कर्सर है वो कंटेंट और लाइन और कोड के दरमियान से निकलकर नेक्स्ट लाइन में और न्यू लाइन में शिफ्ट हो जाएगा। और मजीद शॉर्टकट कीज सीखने के लिए आप कीबोर्ड शॉर्टकट्स की तरफ चले जाए और यहाँ पे ढेर सारे आपको शॉर्टकट कीज मिल जाएंगे, यहाँ से आप शॉर्टकट कीज सीख सकते हैं। HTML में हम हेडिंग्स का यूज करते हैं वो कंटेंट मार्क और हाईलाइट करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और सर्चेबल कंटेंट होता है। सर्चेबल कंटेंट का मतलब क्या होगा, तो अगर हम ब्राउजर की तरफ चले जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं व्हाट इज HTML तो ये हमारी एक क्वेरी थी और एक क्वेश्चन था। हम HTML के इनसाइड ढेर सारे एलिमेंट्स है तो ब्राउजर कौन से एलिमेंट में इस चीज को ढूंढ रहा होता है, तो इसके लिए हमेशा यहाँ पे ब्राउजर हेडिंग वाले एलिमेंट्स का यूज कर रहा होता है या हेडिंग्स का यूज कर रहा होता। इस टाइप के क्वेश्चंस और क्वेरीज के लिए हमेशा ब्राउजर हेडिंग्स का यूज कर रहा होता। तो यहाँ पे जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो W3 Schools हमारे सामने आ चुका है और इसमें लिखा हुआ आ रहा है इंट्रोडक्शन टू HTML। इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद मुझे पता करना है कि ये कौन सा एलिमेंट है और किस एलिमेंट में ये कंटेंट आ रहा था जो ब्राउजर इसे हमें सजेशंस में दे रहा था। तो इसी कंटेंट को हम सेलेक्ट करते, सिलेक्शन के बाद राइट क्लिक इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो कंटेंट है ये H1 में आ रहा है। H1 मींस हेडिंग 1, तो हेडिंग 1 सबसे ज्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग माना जाता। अब मान ले अगर ये क्वेश्चन ब्राउजर को H1 में नहीं मिलता
तो यहाँ पे HTML में 6 टाइप के हेडिंग्स होते हैं। तो इसके बाद H2 की बारी होती, फिर उसके बाद H3, फिर H4, फिर H5 और लास्ट में H6 में ये चीज़ ढूंढा जाता। तो जब भी हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन सर्च करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ व्हाट इज़ एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे और सर्च करते हैं इसके साथ HTML एलिमेंट। अब जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वापस W3 स्कूल्स आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पे MDN वाला वेबसाइट भी आ चुका है। इस पर क्लिक करते हैं, देखना है हमें इसमें जो हेडिंग या जो हमारी क्वेरी मैच हुई है ये कौन से एलिमेंट में लिखा गया है। तो इसके लिए वापस राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसे H1 में लिखा गया है। तो वेबसाइट के ऊपर जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है और सर्चेबल कंटेंट होता है, और अगर हम मानते हैं कि ये कंटेंट सर्चेबल है, अगर यूजर सर्च करता है ये कंटेंट तो हमारा वेबसाइट सजेशंस में आना चाहिए। तो इसके लिए हेडिंग्स जैसे एलिमेंट्स का हम यूज कर रहे होते हैं। और एक चीज और, हम एक ही वेबसाइट के ऊपर और एक ही वेब पेज के ऊपर एक ही H1 का यूज कर रहे होते हैं, और बाकी यहाँ पे इसके जो मजीद पार्ट्स होते हैं जो हायरार्की इन्होंने मेंटेन किया उसके लिए H2 फिर या तो H3, H4, H5 इस टाइप के एलिमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। अब जो हेडिंग्स है, हेडिंग्स को आप यहाँ पे सीढ़ियों की तरह समझ सकते हैं, स्टेयर्स की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ इस टाइप के स्टेयर्स होते, और आपको अगर टॉप पे जाना है तो फर्स्ट सीढ़ी आपको यहाँ पे चढ़ना होगा। तो ये फर्स्ट सीढ़ी H1 होती है, फिर उसके बाद H2, फिर उसके बाद H3, उसके जस्ट बाद H4 आ जाता, और फिर H5, और उसके लास्ट में आपको यहाँ पे H6 मिल जाता। अगर हम हेडिंग यूज़ करना चाहते हैं तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है वो हमेशा हम H1 में लिख रहे होते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होता है। जैसे हमने क्वेश्चन सर्च कर लिए तो सारे क्वेश्चंस हमें मिलते हैं ब्राउज़र के ऊपर H1 में ही। बाई चांस मान लें कि बहुत सारे वेबसाइट है वैसे जो भी क्वेश्चन आप सर्च करते हो वो आपको H1 में ही मिल जाता। बाई चांस अगर H1 में वो चीज़ नहीं मिलता तो फिर ब्राउज़र उसे H2 में ढूंढ रहा होता है। अब H2 में भी नहीं मिलता तो फिर H3 में, और H1 को हम मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कह रहे होते हैं, और जो H6 है इसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कह रहे होते हैं। और हेडिंग्स कुछ इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने हैं। ऐसे नहीं कि हमने H1 अपने वेबसाइट पे यूज़ कर लिया उसके बाद डायरेक्टली हम जंप कर रहे हैं H4 पे, H5 पे या तो फिर H6 पे। तो H1 के बाद अगर हमने H1 जो भी टॉपिक होगा उसका पार्ट डिफाइन करना है तो फिर हमने H2 को यूज़ करना होगा। फिर उसके इनसाइड मज़ीद टॉपिक या किसी चीज़ के हवाले से बात करने के लिए हम H3 का यूज़ कर सकते हैं। फिर H3 के इनसाइड अगर आपने कोई भी टॉपिक पकड़ा है उसके मजीद पार्ट्स आ रहे हैं तो फिर H4, और इसी तरह हम आगे चलते जा सकते हैं। तब चले जाते हैं यहाँ पे कोड की तरफ, और हम यहाँ पे लिख लेते हैं H1। H1 मतलब हेडिंग 1 और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। इसमें हम ये भी लिख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग। और अगर हम यहाँ पे कोड को राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर से रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग और हमारे जो वेबसाइट है, जो वेब पेज है, इसका टाइटल यहाँ पे हम H1 के थ्रू मेंशन कर चुके हैं। इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे H2 का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं H2 और दिस इज हेडिंग 2। तो यहाँ पे आ जाएगा हेडिंग 2, ठीक लिखते हैं यहाँ पे हेडिंग 2 को। उसके जस्ट बाद आ जाएगा यहाँ पे हेडिंग 3, और यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग 3, और इसमें लिखते हैं हेडिंग 3। ये हो जाएगा यहाँ पे हेडिंग 3। सेम इसी तरह हेडिंग 4 होता है तो H4 लिख के हेडिंग 4, फिर H5 लिख के इसमें लिख लेते हैं हेडिंग 5, फिर H6 लिख के H6, और इसमें लिख लेते हैं हेडिंग 6। तो ये होते हैं 6 टाइप्स के हेडिंग्स HTML में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग H1 में मेंशन किया जाता, और लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग या जो हेडिंग जो कि सबसे कम मतलब ले रहा होता है, जो सबसे कम इंपॉर्टेंस ले रहा होता है, वो H6 में हम डिफाइन कर रहे होते हैं। एक ही वेब पेज के ऊपर एक ही H1 होता है। आप इन वाले वेबसाइट्स को भी अगर आप विजिट कर ले जो कि पहले से बने हुए हैं, अगर आपको कोड रीड करना आता है तो अच्छे वेबसाइट्स का जब कोड आप रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे कहाँ पे हमें कितने टाइप के हेडिंग्स यूज करने। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाले जो हेडिंग्स इस पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट हम करते तो हमें कहा जा रहा है कि ये H2 में मेंशन किया गया है। तो एक ही वेब पेज के ऊपर एक ही H1 होता है। अगर आप एक ही पेज के ऊपर मल्टीपल H1 मेंशन करते, जैसे कि हमारे कोड में ये वाला हेडिंग Ctrl+C कॉपी करते और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और इसमें हम यहाँ पे लिख लेते हैं HTML कंटेंट, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं CSS कंटेंट। अब जब दो आप H1 एक ही पेज के ऊपर यूज करोगे तो ब्राउजर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। ब्राउजर को समझ ही नहीं आएगा कि आपका यहाँ पे जो वेब पेज है ये किस चीज के बारे में, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट कौन सा है और इस पेज के ऊपर सबसे ज्यादा किस कंटेंट पे फोकस किया गया है। जब दो हेडिंग्स मिलेंगे तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा और हमारा जो वेबसाइट है वो सजेशंस में नहीं आएगा, और इसी चीज को SEO कहा जाता। जब भी आपको हेडिंग्स ठीक से यूज करना नहीं आते हो तो जाहिर है आप अपने
अपने वेबसाइट का ठीक से एसईओ नहीं करेंगे और एसईओ ठीक से नहीं करेंगे तो आपका वेबसाइट सजेशंस में नहीं आता। अगर हमने सीएसएस का कंटेंट मेंशन करना है और सीएसएस का कंटेंट दिखाना है तो फिर हम यहाँ पे एक और पेज बना सकते हैं। जैसे कि index.html, इसमें HTML के रिलेटेड कंटेंट है तो हम एक और पेज बनाएंगे और मैं लिखता हूँ CSS section.html और फिर इस वाले पेज में हम CSS के रिलेटेड कंटेंट दे सकते हैं। तो ये वाला हेडिंग Ctrl+X कट करते और यहाँ पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे हमारा ये वाला जो पेज है इसका मेन मुद्दा होगा या मेन टॉपिक होगा और टाइटल होगा CSS कंटेंट। इसका मतलब इस वाले पेज पे सिर्फ और सिर्फ CSS का कंटेंट होगा। अब यहाँ पे वेब पेजेस की तरफ आएंगे, जैसे कि यहाँ पे इस वेबसाइट को देख लें, व्हाट इज HTML का इंट्रोडक्शन। अब बाकी जो टॉपिक्स है उनके लिए इन्होंने यहाँ पे अलग अलग टाइप के मजीद पेजेस बनाए और जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें एक ही मेन हेडिंग आपको मिलेगा और इसके थ्रू आपको बताया जा रहा है कि इसमें ओवरऑल यहाँ पे जो कंटेंट आपको दिया गया है ये HTML एडिटर्स के रिलेटेड है। अब कुछ लोग यहाँ पे हेडिंग्स का यूज करते हैं साइजेस के लिए, जैसे कि देखा कि HTML में यहाँ पे H1 सबसे बड़ा दिख रहा है और इसमें यहाँ पे जो H6 है ये सबसे छोटा दिख रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो H1 है इसे बड़ा कंटेंट दिखाने के लिए यूज करते हैं और जो H6 है इसे छोटा कंटेंट दिखाने के लिए यूज करते हैं, पर ये गलत होगा। सर्चेबल कंटेंट दिखाने के लिए हम H1 का यूज करते हैं। इसके बाकी पार्ट्स दिखाने के लिए, जैसे कि HTML के कंटेंट में एक और टॉपिक है, उसके इनसाइड एक और टॉपिक, फिर उसके लिए हम मजीद बाकी हेडिंग्स का यूज कर रहे होते हैं। तो कभी भी हम यहाँ पे साइजेस के लिए हेडिंग्स का यूज़ नहीं करते, साइजेस के लिए हम CSS का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे चले जाएंगे index.html की तरफ और लास्ट टाइम हम पढ़ चुके हैं कि हेड सेक्शन में ही हम CSS का यूज़ कर रहे होते हैं और CSS को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, पर ये एक तरीका होगा CSS को लिखने के लिए जिसमें हम स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करते हैं और इसमें हम टारगेट करते हैं H6 और H6 को हम यहाँ पे फॉन्ट साइज देंगे। मैंने यहाँ पे लिखा 5 फ्रेम। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज जैसे मैंने 5 फ्रेम लिखा और ब्राउज़र की तरफ चले जाएंगे तो यहाँ पे हमारे वेबसाइट में H1 से बड़ा यहाँ पे H6 दिख रहा होगा, पर यहाँ पे बात साइजेस की नहीं है, यहाँ पे कंटेंट को इंपॉर्टेंस देने का है। तो जब भी हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट अपने वेबसाइट के ऊपर दिखाना हो तो हम यहाँ पे हेडिंग्स का यूज़ कर रहे होते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इसे कमेंट कर लेता हूँ या तो फिर हम यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके डिलीट करते। CSS हम आगे पढ़ने वाले। जब भी हम अपने वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल टॉपिक्स पे बात कर रहे होते तो मल्टीपल सेक्शंस पे, एक टॉपिक के रिलेटेड मल्टीपल सेक्शंस पे बात कर रहे होते तो इसके लिए कुछ इस तरह से हम हेडिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि H1, इसमें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेब डेव टेक्नोलॉजीज, वेबसाइट के टेक्नोलॉजीज, और इसके जस्ट नेक्स्ट लाइन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं H2, इसमें हम लिखते हैं HTML। नेक्स्ट लाइन में हम पैराग्राफ को मेंशन करके लॉरम के थ्रू कुछ कंटेंट। अब HTML के रिलेटेड मान लें ये डेफिनेशन वगैरह हुआ और इसके जस्ट बाद मुझे CSS की बात करनी है तो फिर H2 और इसमें हम यहाँ पे लिखते हैं CSS। नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे पैराग्राफ को मेंशन करके लॉरम के थ्रू फिर मजीद कंटेंट। और अगर CSS के इनसाइड हम यहाँ पे सिंटैक्स की बात कर रहे हैं तो फिर उसके लिए हम यहाँ पे H3 और लिखते हैं यहाँ पे CSS सिंटैक्स और नेक्स्ट लाइन में फिर पैराग्राफ और लॉरम के थ्रू फिर कुछ कंटेंट। तो कुछ इस तरह से हम अपने वेबसाइट की हायरार्की को मेंटेन कर सकते हैं। अब अगर कोड की तरफ चले जाएंगे तो मेन यहाँ पे जो वेबसाइट का टाइटल होगा वो वेब डेव टेक्नोलॉजीज। इसका मतलब कि ये वेबसाइट वेब डेव के टेक्नोलॉजीज के रिलेटेड बात कर रहा है और इसमें पहला यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ जाती है HTML, दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाएगी CSS और तीसरा यहाँ पे जो बात हो रहा है वो CSS के सिंटैक्स के रिलेटेड। हेडिंग्स जैसे एलिमेंट्स को जितने अच्छे से हम यूज करेंगे हमारा वेबसाइट उतना ही अच्छा ब्राउजर को समझ आएगा और SEO फ्रेंडली रहेगा हमारा वेबसाइट हमेशा। हेडिंग्स जैसे एलिमेंट्स का हम यूज करते हैं सर्चेबल कंटेंट अपने वेबसाइट के ऊपर दिखाने के लिए। हेडिंग्स में मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग होगा H1 और लीस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग होगा H6। हेडिंग्स को कभी भी हमने यहाँ पे साइजेस के लिए यूज नहीं करना, साइजेस के लिए CSS आ रहा होगा आगे। अगर मल्टीपल हम H1 यूज करेंगे एक ही वेब पेज के ऊपर तो वहाँ पे ब्राउजर कंफ्यूज हो जाएगा और ब्राउजर को समझ ही नहीं आएगा कि इस वेबसाइट के ऊपर या इस वेब पेज के ऊपर मेन टॉपिक कौन सा है। एक ही टॉपिक के रिलेटेड अगर हमने बाकी इसके सेक्शंस डिफाइन करने हो तो इसके लिए हम फिर हेडिंग्स को आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि H2 हेडिंग आ जाता। अब HTML का मुझे एलिमेंट्स के रिलेटेड बात करनी है तो फिर हम यहाँ पे H3 का यूज कर रहे होते हैं, जैसे HTML एलिमेंट्स। नेक्स्ट लाइन में फिर यहाँ पे हम पैराग्राफ या तो फिर कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। जब भी हमारे यहाँ पे जो कोड है वो आगे पीछे हो जाता तो इसके लिए राइट क्लिक और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विद और प्रिटियर को चूज करेंगे तो प्रिटियर हमारे कोड को यहाँ पे फॉर्मेट कर लेगा। किसी भी एलिमेंट को अगर हमने रिनेम करना है, जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हमें पता है स्टार्ट कहाँ से होते हैं पर उसका क्लोजिंग पार्ट अगर हमें नहीं पता हो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डिव और डिव एलिमेंट क्या होता है आगे पढ़ ही लेंगे। Ctrl+X इसे कट करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद राइट क्लिक और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, यहाँ से प्रिटियर चूज करेंगे तो ये हमारे कोड को फॉर्मेट कर लेगा। अब मान लीजिए इस टाइप के बहुत सारे हमने डिव्स यूज़ किए हैं, एक जैसे एलिमेंट्स यूज़ किए, उसमें पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा क्लोजिंग टैग किस एलिमेंट का है। तो इसमें हम यहाँ पे कर्सर रख सकते हैं, अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे। F2 मीन्स रिनेम करना और फिर यहाँ पे डिव को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लें मुझे डिव नहीं, मुझे यहाँ पे मेन चाहिए था तो यहाँ पे मेन लिखेंगे, जैसे इंटर करेंगे
नीचे स्क्रॉल करते तो यहाँ पे भी ये रिनेम हो चुका होगा। अब मान लें मुझे मेन नहीं चाहिए, मेन की जगह पे मुझे सेक्शन चाहिए था, तो यहाँ पे F2 की लिखते हैं, यहाँ पे सेक्शन इंटर करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ रिनेम कर रहे हैं इसका ओपनिंग टैग। क्लोजिंग टैग खुद ब खुद यहाँ पे रिनेम हो रहा होता है।